एक सर आते हैं मिस्टर महिपाल सर, उनकी भी नई नई नियुक्ति हुई थी केंद्रीय विद्यालय में। तो उन्होंने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया हमको। बहुत से लोगों को लगता है कि स्कूल में सिर्फ डांस होता है, नहीं, स्कूल में सिर्फ डांस नहीं होता, स्कूल में पढ़ाई होता है। मत पूछिए मेरे साथ लगे रहते हैं, मैडम ये कर रहा है, मैडम वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों के साथ बच्चा बन के उनके साथ हर कुछ कर रहे हैं। अगर वो बोलेंगे मैडम खेलना है तो मैडम खेलेगी, मैडम नाचना है मैडम नाचेगी, मैडम गाना सीखना है, मेरे को नहीं आता गाना गाने, मुझे उस पर सुनने का शौक है, लेकिन फिर भी मेरे जैसे सुर ताल बनेंगे मैं उनको सिखाऊंगी। मैं कलेक्टर बनना चाहती थी, पीएससी की तैयारी भी कर रही थी। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में, जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम जो है लगातार आप सभी के बीच जो है एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे नामचिन्ह हस्ती को जो है आप सभी के सामने रूबरू करते हैं। और उसी कड़ी में एक ऐसे शख्सियत हैं हमारे बीच। आज हम आए हैं कोरिया ज़िला, और कोरिया ज़िला में मैम का मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैम का नाम है परवीन मैम, और ये जो है असिस्टेंट टीचर हैं गवर्नमेंट आज़ाद नगर स्कूल के। मैम का अगर मैं जिक्र कहूँगा, इनका जो है एक यूट्यूब चैनल है और उसमें जो है लाखों सब्सक्राइबर हैं, और आप यकीन नहीं करोगे इनका जो व्यू है वो करोड़ों में है। और ओवरऑल मैम का जो हमने सर्वे किया तो ये पाया कि 3,80,00,000 जो है इनका व्यू है। कईयों का जो है ये सपना होता है कि भाई हमारा जो है व्यू जाए, और हम तो मीडिया चैनल वाले हैं तो हमारा तो उतना एक सपना है, और मैम का उतना अचीव कर चुके हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम मैम से रूबरू कराना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे ये रहेगा मैम, आपका जीवन शैली कैसे रहा, कैसे यहाँ तक का, और आपके कौन कौन से चुनौती पार किए मैम, कैसे यहाँ तक का सफ़र रहा? मेरी जीवन शैली जो है सर, कटकोना कॉलोनी से शुरू होती है, वहीं मेरी पैदाइश हुई, मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से शुरू हुई। आप ये कहिए कि मेरे कदम जिस विद्यालय में पहले पढ़े वो सरकारी विद्यालय था, और जिन शिक्षकों के बीच में बैठ के मैंने पढ़ाई किया, जिन्होंने स्लेट में मुझे क ख ग घ लिखना सिखाया, मैं नौकरी लगने के बाद उन्हीं के साथ बैठ कर काम की। मतलब ये आप कह सकते हैं कोइंसिडेंस है, उसी विद्यालय में, है ना। फिर मैंने कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर से किया, और यहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट थी। पर मेरी लाइफ में एक मोड़ तब आता है जब राजस्थान के एक टीचर मिस्टर महिपाल सर की पोस्टिंग होती है केंद्रीय विद्यालय बैकुंठपुर में। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत उनका थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे लिए बहुत काम कर गया। मैं एक एवरेज स्टूडेंट से मैं बेस्ट स्टूडेंट बन गई। 11th में फर्स्ट, 12th में फर्स्ट, फर्स्ट ईयर चेंज एकदम ही चेंज हो गई, सडन चेंज हो गई। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट, सेकेंड ईयर में फर्स्ट, सेकेंड ईयर में जॉब लग गई तो फाइनल ईयर प्राइवेट हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में अपना नाम बनाया। तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे पहली अचीवमेंट थी कि मैं छत्तीसगढ़ में आर्ट साइड में टॉप 10 में मैं अपना नाम बना पाई। कहीं ना कहीं मेरे उस शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। और मेरी घर में माहौल कैसा था? घर में माहौल बहुत अच्छा था। हम लोग 5 भाई बहन थे, है ना, 5 भाई बहन हैं, और भाई बहन लोग की शादी जल्दी हो गई। पढ़ने लिखने में मैं आगे बढ़ गई, तो मेरे पापा ने पढ़ाई लिखाई में मेरा पूरा ध्यान दिया, पूरा सपोर्ट किया। और चूँकि मेरे पापा का सेवानिवृत्ति जल्दी होने वाला था, तो उन्होंने सोचा कि एक बच्चे का तो सरकारी नौकरी लगना चाहिए। तो मेरी नौकरी लग गई सन 2006। 10 जुलाई 2006 को मैंने शासकीय प्राथमिक शाला आज़ाद नगर में ज्वाइन किया। हालांकि मैं कलेक्टर बनना चाहती थी, पीएससी की तैयारी भी कर रही थी, पर ऐसे नौकरी लग जाना, अचानक से मेरा माहौल जो है ना एकदम चेंज हो गया। मतलब मैं इतने बड़े बड़े स्कूल से पढ़ के निकली, फिर एक सरकारी स्कूल में पहुँच जाना, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। साल भर लगा मुझे एडजस्ट करने में। हालांकि मैं अपनी नौकरी से पहले प्रसन्न तो नहीं थी, क्योंकि मुझे करना नहीं था, लेकिन पापा का कहना था कि करना है आपको, और आप नौकरी करते करते पढ़ाई करो। पर मेरे से हो नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, है ना कहीं मेरा मन टूट गया था। फिर मैंने कहा कि चलो अब जो है उसी में ही आगे बढ़ना है। तो जो भी अपने विद्यालय से मैंने सीखा उसको मैंने अपनी नौकरी में किया। स्कूल में मैंने जो भी सीखा, है ना, अपने टीचरों से जो सीखा,
जो भी मेरे अदर स्किल्स थे, उन सारी चीज़ों का भरपूर उपयोग मैंने अपने नौकरी में किया। और उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ जी कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला, जी बहुत मोटिवेशन मिला। जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग थे बहुत तारीफ़ करते थे, बहुत मेरा सहयोग करते थे। तो वो मेरी मानसिकता फिर बदल गई। जी फिर अंदर कहते हैं ना एक अलग से जुनून का जाग जाना, जुनून जाग- तो मेरे अंदर भी वही अलग सा जुनून जाग गया, अच्छा काम करना है, क्योंकि 4 लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं, आपसे उम्मीद रख रहे हैं। तो जुनून मेरे सर पे सवार हो गया, अच्छा काम करना है। फिर परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मैंने इग्नोर किया। अच्छा, एक और सवाल मैम आपसे, जैसे आपने जिक्र किया कि भाई आपके जो लक्ष्य था कलेक्टर बनने का, फिर आप जो है गवर्नमेंट टीचर बने मैम, तो आपके हमने सर्वे में ये भी पाया मैम कि जो है आपके बच्चे से जो काफ़ी लगाव है आपका, बच्चे आपसे जुड़ के भी रहते हैं, तो ये सब कैसे कर पाते हैं मैम आप? ये सब सीखा अपने शिक्षकों से ही है। उनसे हमको इतना प्यार मिला, तो उस चीज़ की वैल्यू को हम समझ पाते हैं कि एक शिक्षकों से जब हमको प्यार मिला, जब हम आगे बढ़ गए, हमको स्कूल जाने में मज़ा आता था, सीखने में मज़ा आता था, तो वही चीज़ अगर मैं अपने विद्यार्थियों के साथ करूँ, तो उनको कैसा लगेगा, है ना? तो आप कभी विद्यालय में, मैं तो कहूँगी कि विद्यालय में आकर के मेरे बच्चों के बीच में और मेरे बीच में आप साक्षात देखिए कि हमारे बीच की बॉन्डिंग कैसी है। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ बॉन्डिंग बैठाते हैं ना, तो उनको कोई भी चीज़ सिखाने में आपको दिक्कत नहीं अब होती। वीडियो में भी आपका दिखता है मैम बॉन्डिंग। हाँ, वो वीडियो से ज़्यादा तो दूसरे, मतलब आप ऐसे ही देखिएगा तो पूरा टाइम मेरे साथ लगे रहते हैं। मैडम ये करना है, मैडम वो करना है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों के साथ बच्चा बन के उनके साथ हर कुछ कर रहे हैं। अगर वो बोलेंगे मैडम खेलना है, तो मैडम खेलेगी। मैडम नाचना है, मैडम नाचेगी। मैडम गाना सीखना है, मेरे को नहीं आता गाना गाने, मुझे बस सुनने का शौक है, लेकिन फिर भी मेरे जैसे सुर ताल बनेंगे, मैं उनको सिखाऊंगी, उनके साथ बैठ के क्राफ्टिंग करूंगी, टीएलएम बनाऊंगी, हर कुछ करूंगी। तो उनका बॉन्डिंग मेरे साथ अच्छा कैसे नहीं बनेगा? उनका फिर ख्याल भी रखना है ना? आप 4 बात प्यार से करिए उनसे, तो देखिए वो 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं। बच्चों का लगाव मुझसे और विद्यालय से ऐसा है कि अगर उनके माता पिता बीच में आ गए, बोले कि चलो घर चलो, थोड़ा सा काम है, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है मैम। एक और सवाल रहेगा मैम आपसे, जैसे आप एक नारी शक्ति हैं मैम, तो हमारे मीडिया चैनल से जो देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी के जो नारी शक्ति हैं, उनको आप मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं मोटिवेशन के लिए यही कहना चाहूँगी कि एक बतौर एक नारी होने के नाते अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, है ना? अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। आप जो सोच रही हैं, जो करना चाहती हैं, अगर आपको उस काम में खुशी मिलती है, तो वो काम ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपका नाम और अपने माता-पिता का नाम रोशन हो। तो नारी शक्तियों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनसे बड़ा शक्ति तो कोई है ही नहीं दुनिया में, है ना? तो अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करें, अपने बारे में सोचें, अपने अंदर जो छुपी स्किल्स हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि एक नारी जो होती है ना, कई सारी लोगों को लेकर के आगे बढ़ती है, अपना घर भी लेके चलती है, दूसरे का घर भी लेके चलती है, और आसपास के लोग भी है ना, ज़्यादा इन्फ्लुएंस महिलाओं से ही होते हैं। वो एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर का काम करती हैं, तो वो बाकी महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनती हैं। तो उनको ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी स्किल्स को पहचानें, अपनी स्किल्स पे वो आगे बढ़ें। एक और सवाल मैम आपके यूट्यूब चैनल के रहेगा, जैसे मैं इंट्रो में जिक्र भी किया मैम कि वो कई लोग का सपना रहता है उतना सब्सक्राइबर, उतना व्यू पाना, तो क्या आपने कभी सोचा था मैम कि ऐसा इतना व्यू मिलेगा? मैं कभी नहीं सोची थी। मैं बोली ना, बियॉन्ड टू द एक्सपेक्टेशन। मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मुझे मिला, क्योंकि कहाँ मैं 1000-2000 व्यूज़ को देख कर के मैं बहुत खुश हो जाती थी। 1-2 करोड़ों में जा सब्सक्राइबर रहे हैं। बढ़ते थे तो मैं खुश हो जाती थी। वो आपने मुझे बताया कि 3 करोड़ 80 लाख ऐसा समथिंग है। मैंने देखा ही नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मैंने देखा ही नहीं, मैंने नोटिस ही नहीं किया उस चीज़ को कि इतने-इतने व्यूज़ जा रहे हैं करके। मैं एक ही वीडियो का जान रही थी कि उसमें 1 करोड़ व्यूज़ आया है, और वो वीडियो वहाँ से डिलीट हो चुका है। कभी नहीं सोची थी कि इतना फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और इतने ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिलेंगे। तो ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि मैं और मेरे बच्चों को लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं। अच्छा मैम, साथ ही मैम आपके चैनल में देखते हैं मैम कला के क्षेत्र में आप काफ़ी आगे हैं मैम, और जैसे अभी हमारे रिपोर्टर साथी लोग जिक्र भी किए, तो आप बताया मैम गाना सुनना पसंद है, तो गाना सुनना, क्राफ्टिंग वगैरह, मेरे को गाना सुनना शुरू से बहुत समय से पसंद है। छोटी थी तब से मैं गाना वाना सुनती थी और बहुत डांस भी करती थी।
अपने आप में मैं बहुत मस्त रहती थी। बताया ना, बचपन पूरा अच्छे से जिया है, जो बचपन में करना चाहिए वो सारे काम किया है, खेला कूदा नाचा गाया पढ़ा लिखा सब कुछ। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आप मुझे देखेंगे वीडियो में तो लगेगा अभी भी बचपना है इसके अंदर। बच्चों के साथ मैं बच्चा बन जाती हूँ। बचपना रहना चाहिए। बचपना रहना चाहिए बच्चों के साथ। आप बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ना तो हमारे बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है ना। बच्चे अपनी मन की बात अगर बेझिझक आपसे बोलते हैं तो यह एक शिक्षक के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि बिल्कुल अपनी बहन बोलिए या अपनी बुआ बोलिए, अपनी दीदी बोलिए, अपनी माँ बोलिए, बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही रहते हैं। और मैं तो कहूँगी कि सभी शिक्षकों को ऐसा ही बनना चाहिए। बिल्कुल हम खुद अपने मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे मैम कि जो एक गुरु और शिष्य के बीच बॉन्डिंग रहना, जो मैडम से सीखना चाहिए कि भाई बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बच्चों को सिखाती है मैम। और ये सब आप मैडम की यूट्यूब चैनल प्रवीण लाइफ में आप देख सकते हैं। एक और सवाल रहेगा मैम आपसे। अच्छा, जैसे आपके हॉबी जान के काफ़ी अच्छा लगा मैम कि आपके जो है गाना सुनना काफ़ी पसंद है, तो ऐसा कौन सा गाना है मैम जिसको आप हमेशा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? कुछ प्रेरणादायक है, कुछ इंटरेस्टिंग जो सॉन्ग होगा? मैं ज़्यादा मैं सैड सॉन्ग नहीं सुनती हूँ, मेरे को ढिंचैक वाले सॉन्ग बहुत पसंद आते हैं। कि मतलब मैं बताऊंगी तो आप लोग हंसेंगे। एक दो इंग्लिश सॉन्ग है सर, है ना। ज़्यादा सॉन्ग नहीं सुनती, लिमिटेड सॉन्ग ही सुनती हूँ। करते हैं मैम 2 लाइन तो। नहीं, मैं गा तो नहीं पाऊंगी। नहीं, सॉन्ग का नाम? नहीं मत पूछिए मेरे से। अच्छा। मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर जी, वो सब तो अच्छे हैं ही। मुझे सोनू निगम भी बहुत पसंद है और अरिजीत की भी सॉन्ग अच्छे लगते हैं। कुमार सानू के सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, इन सब के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका शिक्षा कहाँ तक रहा है? मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जॉब लगने के बाद मैंने नौकरी में ही फिर एमए इंग्लिश से पढ़ाई किया गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से। फिर डीपी किया, जो भी हमारा विभाग ही हमको कराता है। बस इतना ही अभी तक पढ़ाई किया है। था जिसमें सरकारी स्कूल में बहुत लोग एडमिशन नहीं करवाते हैं, जो हाँ। मतलब सरकारी गवर्नमेंट के जो जॉब कर रहे हैं उन लोग, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जितने भी हैं वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो एक जो तबका है ज़रूर वो संपन्न है ना, और वो अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा रहे हैं तो वो उनका अपना निजी सोच है, या वो क्या सोच रखते हैं उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि वो जो एक वर्ग है ना, वो वर्ग है, वो काफ़ी संपन्न है और शिक्षित है और समाज के लिए प्रेरणा और पथ प्रदर्शक का काम करता है। अगर वो अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल जो हैं वो और फैसिलिटेड होंगे, है ना, उनमें और सुधार होगा। क्योंकि आप गवर्नमेंट को भी देखिए कि चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट भी ऐसे ही स्कूलों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड करती है जहाँ पे एक संपन्न व्यक्ति के जो बच्चे घर के लोग बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, है ना। तो वो उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं तो यही कहूँगी कि आज के डेट में सरकारी स्कूल भी किसी भी विद्यालय से कम नहीं है। मैं अपने खुद के विद्यालय की बात करूँ तो मैं खुद भी यही सोचती हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग मैं अपने बच्चों को वही शिक्षा देना चाहती हूँ और वही देने का मेरा लगातार प्रयास है और उसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। आज आप देखिए कि सरकारी स्कूल के सभी शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। अब तो और टीचरों की नियुक्ति हो गई है, जिसके बाद हम ये कहेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से और सुधार होगा। तो ज़रूर उनको भी अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहिए सरकारी विद्यालयों में। जी मैम, तो हमारे भंवर सिंह जी भी एक और। जी मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ आपकी हॉबी क्या है मैम? आप सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हैं? हाँ, जैसा कि आप देख पाते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल में कि हॉबी मेरी है क्राफ्टिंग। मुझे बहुत पसंद है क्राफ्ट बनाना, डांसिंग पसंद है, कुकिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा काम में हूँ या माइंड टेंशन से भरा हुआ है तो मैं 5 मिनट गाना ज़रूर सुनती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगता है। जी मैम, मेरा अगला क्वेश्चन है मैम,
आप एक नारी शक्ति के रूप में है, तो नारी उत्थान के लिए आप क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? नारी उत्थान के लिए मैं खुद भी एक नारी हूँ, तो और मैं एक शिक्षिका हूँ, तो ज़रूर मैं उनको शिक्षित करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात तो ये एक बतौर एक शिक्षिका मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि मेरे आसपास जितनी भी महिलाएं हों शिक्षित हों, और ये चीज़ें जो हैं मैंने अपने विद्यालय में करने का प्रयास भी किया है। जी सर। युवा पीढ़ी का संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को मैं क्या संदेश देना चाहती हूँ? देखिए, जो हमारी युवा पीढ़ी होती है ना, बहुत जोश और उत्साह से भरी हुई होती है ना। वो उनके अंदर नए नए सृजनात्मक होते हैं, वे अपने अंदर इतनी क्षमता रखते हैं कि जो भी चीज़ वो ठान ले वो करने की पूरी पूरी क्षमता वो लोग रखते हैं, बहुत एबिलिटी होती है उनके अंदर। और मैं ये चाहती हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है एक बेहतरीन शिक्षा ग्रहण करें, एक अच्छी शिक्षा लें। आज के समय में तकनीक जो है उन तकनीकों को सीखें और एक हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करें, है ना। क्योंकि वो शिक्षित होंगे, नई नई तकनीकों को सीखेंगे तो हम हमारे देश को सही दिशा में ले जाएंगे, समाज को सही दिशा में ले जाएंगे। तो मेरा तो यही संदेश है कि भाई एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और एक समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। जी मेरे यहाँ एक पहला सवाल और था मैम, कि जो टीचर हैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चाहे हमारे देश में जी, लेकिन वहाँ पर कुछ उनसे बहुत ऐसा होता है कि नहीं पढ़ाते हैं, या मतलब है ना, बोलते हैं कि भाई कैसे पढ़ाएं, क्या करें, नहीं पढ़ाएंगे, है ना। जो भी पैसा रुपया लेते तो है, ऐसे बात सामने आता है मैम। इसके बारे में क्या आता है। रुझान देते हैं सर टीचर लोग? देखिए सर, यही मानसिकता तो बदलनी है ना, कि शिक्षकों के प्रति जो नकारात्मक जो सोच समाज में पैदा होती है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव शिक्षकों पर पड़ता है। जैसा आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी चीज़ों को फेस किए हैं। एक शिक्षक के लिए अगर ऐसा बोला जाता है तो सभी शिक्षक को उसी नज़रों से देखा जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है, समाज में जाता है। जैसे मैंने ही अपने सेवा काल में देखा कि शिक्षकों के लिए समाज में कोई बहुत अच्छा, खासकर सरकारी शिक्षक लेकिन ना समाज में बहुत अच्छा कोई वो नहीं है, वो एक बहुत अच्छे रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि शिक्षकों के प्रति नकारात्मक सोच को दूर करने की आवश्यकता है ना। और शिक्षकों को ये भी समझने की आवश्यकता है कि बच्चों को शिक्षा देना, एक अच्छी शिक्षा देना, उनको सब कुछ सिखाना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। और जब सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेंगे तो किसी को कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अंदर से खुद ही आता है। क्योंकि आप अगर मेरी बात करें तो मैं कक्षा 10वीं तक मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी पढ़ाई लिखाई में, है ना। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, बहुत एवरेज मेरी पढ़ाई लिखाई रही। लेकिन 11वीं कक्षा में ऐसा होता है कि हमारे बीच में एक सर आते हैं, मिस्टर महिपाल सर। उनकी भी नई नई नियुक्ति हुई थी केंद्रीय विद्यालय में, तो उन्होंने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया हमको, इतना अच्छा, मतलब आप बताइए कि हमारा सपोर्ट किए कि उस समय के बाद से तो मेरा रिकॉर्ड बन गया। ऐसे ही में मतलब बच्चों लोगों का रुझान अच्छा दिखा और उनको गाइडलाइन अच्छा दिया सर। गाइडलाइन, यही चीज़ मैंने उनसे सीखा है और इसी चीज़ को सेम टू सेम मैं अपने स्कूल में फॉलो करती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन है ना, आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। जो मेरे साथ हुआ, मेरे टीचर ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन किया, तो आज मैं यहाँ पर आप लोग के बीच में बैठी हुई, है ना, आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में। और यही चीज़ मैं अपने विद्यार्थियों के साथ भी करती हूँ। बच्चे क्या खोजते हैं? एक स्वस्थ परिवेश खोजते हैं। अपने शिक्षकों से, अब अगर आप ये सोचिए कि अपने शिक्षकों से उनको प्रेम और सुरक्षा मिलती है तो वो कैसा महसूस करते हैं? दिन भर विद्यालय में खुश रहते हैं, है ना। रोज़ विद्यालय आएंगे और आपके साथ पूरा पूरा सहयोग करेंगे, सीखेंगे भी बड़े मज़े से। तो उन शिक्षकों के लिए मैं यही कहूँगी कि बाकी शिक्षकों से प्रेरणा लें, उनके जैसा या उनसे बेहतर काम करने का प्रयास करें, ताकि समाज में हमारे प्रति जो नकारात्मक सोच भरी हुई है वो दूर हो। मेरा आपसे अंतिम सवाल यह है मैम, जो आपके मन में कुछ भी बात रह गई होगी वो हमारे मीडिया के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं और आपके चाहने वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे मन में जो है वो मैं आप लोग के माध्यम से सब तक पहुंचा सकूं। बतौर एक शिक्षक जो अभी तक का मेरा अनुभव है, एक चीज़ है
कि कभी भी एक शिक्षक को ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी सरकारी शिक्षक हैं कहीं ना कहीं गांव के बीहड़ गांव में ट्राइबल स्कूलों में पोस्टेड हैं। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे जो हैं कुछ नहीं कर सकते, बच्चे ये नहीं सीख सकते, बच्चे वो नहीं सीख सकते। एक शिक्षक चाहे तो बच्चे को सारा कुछ सिखा सकता है। शिक्षक के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो बच्चे को हर कुछ सिखा सकता है, और एक शिक्षक को जो भी चीज़ आती है वो अपने विद्यार्थियों को ज़रूर सिखाना चाहिए। अगर विद्यार्थी कोई नई चीज़ चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और शिक्षक को अगर नहीं आता तो शिक्षक को सीख के सिखाना चाहिए, शिक्षक को सीख के सिखाना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग देखे होंगे कि मेरे 2 चैनल हैं, एक एजुकेशन चैनल है और एक मेरा अपना परवीन लाइफ करके चैनल है। तो उसमें मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को शेयर करती हूँ, और एजुकेशन चैनल में एजुकेशन की चीज़ें मैं पोस्ट करती हूँ। तो बहुत से लोगों को लगता है कि स्कूल में सिर्फ डांस होता है। नहीं, स्कूल में सिर्फ डांस नहीं होता, स्कूल में पढ़ाई होता है। स्कूल में 6 घंटे में कम से कम 4 से 4.5 5 घंटे पढ़ाई होती है। 4 मैक्सिमम 4 साढ़े 4 तक तो पढ़ाई होती ही है। और डांस का जो टाइम है वो लिमिट होता है, वो लंच ब्रेक में होता है या सैटरडे बैगलेस डे को हो जाता है। और बच्चों का रुझान उस और ज़्यादा है, बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं ये सब चीज़ों से को करने के लिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अंकिता शर्मा IPS की छोटी बहन हूँ। तो मैं बिल्कुल उनकी छोटी बहन नहीं हूँ, वो अपनी अलग रोल मॉडल है। मैं एक साधारण सी शिक्षिका हूँ, तो ऐसा ना सोचें। एक और बात छूट जा रही थी मैम, 2016 में जो है आपको मुख्यमंत्री से अवार्ड हुआ था मैम, और गवर्नर अवार्ड भी आपको मिल चुका है 2021 में। तो ये कौन कौन से क्षेत्र में हमको ये सारे क्षेत्र, ये जो अवार्ड्स है मुझे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए मिले हैं। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में मोबाइल है तो ही हम काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 2006 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, 2007 तक मेरे को एडजस्ट करने में टाइम लगा, लेकिन 2007 से जो मैंने स्पीड पकड़ा अपने स्कूल में काम करने का, तो उस समय आप जानते होंगे मोबाइल का कोई ज़माना था नहीं, कीपैड वाली मोबाइल चलती थी। तो मैं स्कूल में हम लोग बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता पर बहुत काम करते थे उस टाइम पे। तो 2011 में ही हमको बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिल चुका था, 2011 में ही। तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे थे। तो मैं शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही थी। जितने भी अधिकारी वर्ग थे स्कूल में आते थे, विजिट करते थे, चाहे रायपुर से आ रहे हैं, चाहे बैकुंठपुर के हैं, जितने भी सब आते थे, सब स्कूल में विजिट करते थे। तो उनको स्कूल बहुत अच्छा लगता था कि मतलब उस टाइम पे 2011, 12, 13 में कोई सोशल मीडिया नहीं, मेरे स्कूल का कोई वीडियो बाहर नहीं है। तो वो लोग स्कूल में आते थे, बच्चों से अपना बातचीत करते थे, स्कूल को देखते थे, तरह तरह के TLMs देखते थे। तो वो काफ़ी प्रभावित होते थे कि वास्तव में इस स्कूल में सारा काम हो रहा है। तो वहाँ से मुझे खुद ही मतलब मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण के लिए नॉमिनेट किया गया, और 2019 में भी नॉमिनेट किया गया है ना, यहाँ बैकुंठपुर से नॉमिनेट किया गया। तो और बाई चांस मेरा सिलेक्शन भी हो गया राज्यपाल पुरस्कार के लिए। तो आप ये कहिए कि सबसे पहली सहायक शिक्षिका यहाँ से कोरिया ज़िले से जिसमें राज्यपाल पुरस्कार के लिए मेरा चयन किया गया, तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ, और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे काफ़ी बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोग का। ये मेरी लाइफ का पहला मोमेंट है कि मैं कुछ इस तरह से इंटरव्यू दे रही हूँ। मतलब कहते ना काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचाए, तो मैंने काम शांति से ही किया है और सफलता शोर मचा रही है। ये आप लोग का यहाँ आना इस बात को प्रमाणित करता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये मोमेंट मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मेरे पास कोई पहली बार आया है ऐसे इंटरव्यू लेने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो साथियों, आज हमारे बीच थे कोरिया ज़िला के, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोरिया ज़िला के जो है सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा मोटिवेटर टीचर हैं मैम, जो है असिस्टेंट टीचर हैं आज़ाद नगर के। और इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और उम्मीद है कि इंटरव्यू आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। और इस इंटरव्यू को जो है युवा पीढ़ी के लोग खासकर ज़्यादा देखें, और नारी शक्ति जो है वो बिल्कुल देखें। जो घर में बैठ के जो है पढ़ाई कम करते हैं वो ज़रूर देखें इस वीडियो को। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उनमें एक ऊर्जा आए, एक एनर्जी आए, एक उत्साह बढ़े। और इसी उम्मीद के साथ
ऐसे ही न्यूज और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।